नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं गौरव अग्रवाल अपना शो न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आज बात करने वाले हैं एक बेहद ही खास, बेहद ही हॉट टॉपिक पर, जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर होने वाली सर्वदलीय बैठक। कल यानी 24 जून को एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री की अगुवाई पर में ये मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की 14 पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं। कई सारे नेता दिल्ली आ चुके हैं, कई सारे कल पहुंचेंगे और ये 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के बाद सबसे बड़ी मीटिंग है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन बात यहां से नहीं शुरू करेंगे, बात शुरू करेंगे आज से करीब 70 साल पहले से। 1953, आज 23 जून है और 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर के जेल में मौत हो गई थी। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की इस जेल में उनकी जो मौत हुई उसके कई राज हैं जो आज तक सामने नहीं आए। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे, कश्मीर के मुद्दे पर उनकी जमी नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया और वो 1953 में एक विधान एक निशान का नारा देकर बिना परमिट कश्मीर गए। उस समय कश्मीर जाने के लिए परमिट लगता था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के 40 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनके समर्थकों ने ये मांग की, उनकी मां ने खुद ये चिट्ठी लिखकर मांग की पंडित नेहरू से कि उनकी मौत की जांच कराई जाए। लेकिन पंडित नेहरू ने यह कहते हुए कि नहीं, इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, कुछ भी संदेहास्पद नहीं है, उन्होंने इस जांच से इनकार कर दिया। अब ये बात कहां से लिंक होती है ये मैं बताता हूं आपको। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक, उसी जनसंघ से निकलती है भारतीय जनता पार्टी। उसी पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया जो एक निशान एक विधान वाला, जो एक विधान एक निशान का जो उनका सपना था। क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2 झंडे होते थे, एक भारत का, एक जम्मू कश्मीर का। इससे पहले धारा 370 की वजह से कई सारी पाबंदियां थीं जो धारा 370 हटने के बाद अब खत्म हो गई। आज वही पार्टी एक सर्वदलीय बैठक बुला रही है, वही पार्टी केंद्र की सत्ता में है और उसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के तमाम पार्टियों को, तमाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है कि एक आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और ये मीटिंग इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि 2019 में जब से धारा 370 हटी है तब से वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। डीडीसी का एक चुनाव हुआ है और वो बहुत अहम बताया गया लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर उसमें जो ये गुपकार अलायंस है जिसमें जो सबसे अहम पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की 2, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल है और उसके अलावा कुछ और पार्टियां शामिल हैं। गुपकार रोड पर एक मीटिंग हुई और वो मीटिंग के बारे में भी मैं आपको बता दूं, वो जब मीटिंग हुई तो 15 अक्टूबर 2020 को फारूक अब्दुल्ला का घर जो गुपकार रोड पर है, वो मीटिंग जब होती है तो उसको गुपकार अलायंस का नाम दे दिया जाता है। उस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन उसको नाम दिया गया और इस अलायंस की कई सारी मांगे हैं। समान विचारधारा वाली कई सारी पार्टियां इस अलायंस में शामिल हैं। तो गुपकार अलायंस की में ये कहा गया कि ठीक है, हमारी बहुत सारी मांगे हैं और हम जाएंगे। इन्होंने अपनी मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम इस मीटिंग में जाएंगे। लेकिन जब वो मीटिंग में जाने का जब उन्होंने फैसला लिया और जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कई चीज़ें छेड़ दी उसमें। उन्होंने कहा कि हम धारा 370 पर बात करेंगे। ठीक है, आप 370 आपकी मांग रही है, आप बात करिए और सर्वदलीय बैठक है, एक अच्छे माहौल में बैठक हो रही है तो ठीक है, ये सारी पार्टियां आएंगी तो अपनी मांग जरूर रखेंगी। डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम प्रक्रिया है और ये डीलिमिटेशन इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है। कैसे हो सकता है इसको समझिए। केंद्र सरकार ने एक परिसीमन आयोग बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक यहां पर परिसीमन आयोग बनाया गया है और वो रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जब धारा 370 हटाई गई, जब ये स्पेशल स्टेटस गया, तो फिर ये परिसीमन आयोग बनाने के बाद ये तय करना था इस आयोग को कि कैसे जम्मू कश्मीर में आगे चुनाव कराए जाएं। देखिए, अक्सर क्या होता है, परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब होता है कि किसी भी राज्य के या किसी भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए वहाँ सीटों का निर्धारण करना, वहाँ ये निर्धारण करना कि क्या किसी इलाके का सही प्रतिनिधित्व उस विधानसभा में या उस लोकसभा में है या नहीं है। और ये परिसीमन का सबसे बड़ा एक परिसीमन का एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, परिसीमन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, कह सकते हैं आप।
समान प्रतिनिधित्व उस इलाके के नागरिकों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये परिसीमन का उद्देश्य होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का परिसीमन थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्योंकि इनके पास थोड़ी सी चीजें कम हैं। कम इसलिए हैं कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले से सीटें निर्धारित कर दी गई हैं कि अब जम्मू कश्मीर की सीटें 114 की जाएंगी। अमूमन परिसीमन आयोग तय करता है कि इस विधानसभा में या इस लोकसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कहा गया कि 107 से बढ़ाकर सीटें 114 की जाएंगी। इसके पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 111 सीटें थी, लेकिन क्योंकि लद्दाख अलग किया गया तो 4 सीटें उधर चली गई, इसलिए 107 बची। अब और इन एक और दिलचस्प बात, इन 111 सीटों में जो थी उनमें 24 सीटें थी जो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा कर रखा है, जिसको पीओके कहा जाता है। वो 24 सीटें, आप अगर कभी भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा देखें तो 24 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं उस इलाके के लिए, तो वो भी इसमें शामिल हैं और कुल मिलाकर 114 सीटें होंगी। 5 लोकसभा सीटें होंगी जम्मू कश्मीर में और 1 लद्दाख में। अब कैसे इस पर सवाल उठ रहा है, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को कैसे ये पार्टियां बहुत सहयोग नहीं कर रही, ये समझिए। ये जो परिसीमन आयोग बना, उस आयोग ने जो अंतिम बैठक की वो 18 फरवरी को की। इसमें 5 एसोसिएट मेंबर में से केवल 2 पहुंचे। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे जो कि सांसद हैं, राज्य मंत्री हैं, और जुगल किशोर सिंह जो कि सांसद हैं। लेकिन 3 लोग नहीं पहुंचे। ये 3 लोग कौन थे? ये 3 लोग थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद। उनमें से एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, बहुत बड़ा नाम है। फारूक अब्दुल्ला नहीं पहुंचे, मोहम्मद अकबर लोन नहीं पहुंचे, हसनैन मसूदी नहीं पहुंचे। तो एक तो ये सवाल कि डिलिमिटेशन के प्रोसेस में अगर ये पार्टियां सहयोग नहीं करेंगी तो जम्मू कश्मीर का जिस स्टेट हुड की वापसी की ये बात कर रही हैं वो कैसे आएगा। दूसरा सवाल, जब गुपकार अलायंस के घर पर यह मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि हम जाएंगे 24 जून को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने, तभी उसी के थोड़ी देर बाद पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की ही पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ठीक है, बात तो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? ये पाकिस्तान का राग क्यों छेड़ देती हैं ये पार्टियां? जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात हो रही है। भारत सरकार अपने एक राज्य में पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सारी पार्टियों से बात करना चाहती है, डायलॉग कर रही है, तो पाकिस्तान से कैसे बात हो? क्योंकि साफ साफ भारत की तरफ से कहा गया है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। जब तक आतंक पाकिस्तान फैलाता रहेगा, आतंकियों को पनाह देता रहेगा, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। और जब महबूबा मुफ्ती ने यह बात कही, उसी दिन कुछ ही घंटों बाद कश्मीर में ही एक सीआईडी इंस्पेक्टर की आतंकियों ने पीछे से गोली मारकर हत्या भी कर दी। तो आम कश्मीरियों का खून बहाने वाले आतंकियों से और उन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान से बात करना चाहती हैं पार्टियां, और वो भी तब जब जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हो रही हो। तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के मोटिव पर, इनकी मंशा पर कुछ सवाल उठता है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना पड़ेगा कि वाकई जम्मू कश्मीर की जनता का अगर विकास चाहिए, जम्मू कश्मीर में अगर जनता की भागीदारी चाहिए लोकतंत्र में, तो स्टेट हुड एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। जम्मू कश्मीर जो कि 370 हटा जाने के बाद यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जो पूर्ण राज्य था, वो दर्जा उसको मिलेगा, तो उसको बहुत कुछ वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व और डायरेक्टली उस राज्य के विकास में होगा, और उनके लिए नीतियां बनाई जा सकेंगी, उनके प्रतिनिधि उन नीतियों को बनाने में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के लोगों को उसकी वजह से मिल सकेंगी। इसलिए ठीक है, स्टेट हुड पर ही बात हो सकती है। सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में इन पॉलिटिकल पार्टियों से सरकार ऐसे किसी मुद्दे पर बात करने जा रही है, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील मसला है और शायद उस मुद्दे पर अभी ऐसी कोई बात करने की जरूरत दिखती भी नहीं है, क्योंकि काफी कुछ वहां पर कंट्रोल में दिखता है। डिलिमिटेशन में कश्मीर के जो नेता हैं, इनको कहीं यह डर ना लग रहा हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन कमजोर हो जाए और जम्मू को ज्यादा मिल जाए, तो इसको लेकर भी केंद्र सरकार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि ऐसा बहुत ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं होने वाला है। अभी देखें तो 46 सीटें कश्मीर में हैं, 37 विधानसभा की सीटें जम्मू में हैं, 3-3, 4-4 सीटें और बढ़ सकती हैं इन दोनों जगहों पर। तो अब सबकी निगाहें कल होने वाली मीटिंग पर हैं, और उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि माहौल अच्छा है, जरूरत है, और अच्छी बात यह है कि तमाम गाहे बगाहे इफ एंड बट के बाद ये पार्टियां आ रही हैं। 14 पार्टियां कल इस मीटिंग में शामिल हो रही हैं। देखते हैं कल इस मीटिंग से क्या निकल कर आता है। उम्मीद तो अच्छे की है, और जो भी इस पूरे मंथन से विष अमृत, क्योंकि मंथन में देखिए विष में निकला था, तो वो भोलेनाथ कौन होंगे जो इस विष को पिएंगे, और वो अमृत क्या निकलेगा, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।